चाहे वह भाषण करते हैं अथवा भजन करते हैं, वह बराबर एक समा बांध देते हैं। सचमुच आज इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित होकर मैं अपने को जहां पर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, वहीं पर अपने को मैं कृतार्थ भी महसूस कर रहा हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धेय पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज, श्रद्धेय योगर्षि स्वामी रामदेव जी महाराज, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, हमारे उत्तराखंड के बहुत ही गतिशील मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह जी धामी और मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री, जिन्होंने इसके पहले शिक्षा मंत्री के रूप में मध्य प्रदेश सरकार में अपने दायित्व का बहुत ही कुशलतापूर्वक निर्वहन किया है, जो विनम्रता और शालीनता के प्रतीक हैं। ऐसे हमारे श्रीमान मोहन जी यादव, पूज्य श्री लक्ष्मण गुरु जी महाराज और हमारे मित्र, हमारे सहयोगी, भारत सरकार में कानून मंत्री श्रीमान अर्जुन राम जी मेघवाल और भारत सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री और स्थानीय सांसद श्रीमान रमेश पोखरियाल जी निशंक, डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, जो कि प्रवचन भी करते हैं, चाहे वो संतों की जमात हो अथवा सन्यासियों की जमात हो, वहां भी ये प्रवचन करते हैं, और राजनीतिक क्षेत्र में तो इनका भाषण होता ही है। ऐसे हमारे डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, और इस समय कुलाधिपति हैं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के डॉक्टर धन सिंह रावत। देखने में तो छोटे हैं, कद में छोटे हैं, लेकिन इनका मन बहुत बड़ा है। ऐसे डॉक्टर धन सिंह रावत हमारे मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार के, और प्रखर मेधा के धनी, और मैं कह सकता हूं कि भारत के प्रखर वक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, सांसद राज्यसभा, बाबा श्री बालकनाथ जी, विधायक राजस्थान स्वामी आरवेश जी महाराज, श्री मदन कौशिक जी विधायक, स्वामी यतीश्वरानंद जी और सुरेश आर्य जी वरिष्ठ आर्य नेता, स्वामी रविंद्रपुरी जी, स्वामी श्री ज्ञानदेव जी, स्वामी हरिचेतनानंद जी, स्वामी यशदेव शास्त्री जी, श्री एनपी सिंह जी और श्री राजीव जी, जिन्होंने कि 11 करोड़ का आज दान किया है। मंचस्थ हमारे सभी श्रद्धेय संत वृंद, सम्मानित महानुभाव, हमारे जो संत हमारी दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं और इधर भी जो हमारे कुछ संत बैठे हुए हैं, सारे संतों के चरणों में शीश झुकाकर मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। गुरुकुल के आचार्य, छात्र एवं छात्राएं और कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी मेरे सम्मानित बहनों एवं भाइयों, स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय की इस पुण्य भूमि पर आज सभी आचार्यों, गुरुओं व उनके शिष्यों और आप सभी बहनों भाइयों के बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। सर्वप्रथम मैं इस ऐतिहासिक गुरुकुल से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों को गुरुकुल के गौरवशाली 118 वर्ष का इतिहास पूरा करने पर मैं तहे दिल हार्दिक बधाई देता हूं। बहनों भाइयों, स्वामी दर्शनानंद जी के विचारों और उनके आदर्शों पर स्थापित यह महाविद्यालय जिस प्रकार शिक्षा के तीर्थ के रूप में काम कर रहा है, वह अपने आप में प्रशंसनीय है। मैं इस गुरुकुल के संस्थापक स्वामी दर्शनानंद जी को उनकी जयंती के पावन अवसर पर मैं नमन करता हूं। उनकी जयंती के शुभ अवसर पर पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट ने इस नवीन गुरुकुल के निर्माण की आधारशिला रखने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प की पूर्ति के लिए भी मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। देवियों व सज्जनों, जब भी गुरुकुल परंपरा का जिक्र आता है तो हमारे जेहन में इतिहास के झरोखे स्वाभाविक रूप से खुल जाते हैं कि कैसे एक समय भारत में
गुरु शिष्य परंपरा थी। यहां शिष्य एक निश्चित आयु तक गुरु के आश्रम में जाकर उनकी सेवा करते हुए शिक्षा ग्रहण करते थे। यह गुरुकुल की परंपरा शिक्षार्थी को शिक्षा तो प्रदान करती ही थी, लेकिन साथ ही साथ समाज में शुचिता और नैतिकता का समावेश भी करती थी। और मैं समझता हूं कि यह गुरुकुल भी उसी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रयत्नशील है और उसमें उसे कामयाबी हासिल होगी ही। देवियों व सज्जनों, आप सब तो जानते ही हैं, भारत में सनातन धर्म के संस्कारों में गोत्र की व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस देश में सप्त ऋषियों के नाम के आधार पर गोत्र का प्रचलन प्रारंभ हुआ। उदाहरण के लिए, यदि कोई यह व्यक्ति कहे कि हमारा गोत्र भारद्वाज है, तो इसका अभिप्राय यह है कि उसकी पहचान ऋषि भारद्वाज से जुड़ी हुई है। हम सब किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के दौरान या महत्वपूर्ण धार्मिक कार्यों के दौरान भी गोत्र को वरीयता देते हैं। शादी ब्याह में भी गोत्र की पहचान की जाती है, और जब हम इस गोत्र व्यवस्था की जड़ तक जाते हैं तो हमें पता चलता है कि यह भी इस देश के ऋषियों, मनीषियों और गुरुओं की ही देन है। सनातन धर्मावलंबियों की पहचान ही यह गुरुओं के नाम पर आधारित है। और देवियों सज्जनों, गुरु की प्रशंसा आपको भारत के हर शास्त्र में मिल जाएगी, चाहे कोई भी शास्त्र क्यों न हो। इस देश में ईश्वर तक के अस्तित्व पर एक बार वाद विवाद हो सकता है, लेकिन किसी भी शास्त्र में आपको गुरु के अस्तित्व पर कोई मतभेद कभी भी न देखने को मिला होगा, और मैं आश्वस्त हूं न भविष्य में कभी देखने को मिलेगा। भारत में हर शास्त्र, हर धर्म व हर पंथ गुरु के महत्व को स्वीकार करता है। गुरु के महत्व को सबने माना है। गुरु शिष्य की बहुत ही हमारे यहां विशिष्ट परंपरा रही है, और हमारे देश में वह आज भी कायम है। यह वह देश है जहां गुरुवाणी और गुरु ग्रंथ को भी यह ईश्वर का दर्जा दिया जाता है। तो शिष्य के नाम पर ही पूरा पंथ प्रारंभ हो जाता है। आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में जो सिख धर्म है वह शिष्य शब्द से ही यह निर्मित है। भारत में कई सारे ऐसे धर्म और संप्रदाय हैं जो गुरुवाणी के आधार पर ही कायम हैं। इसलिए मेरा यह मानना है कि यदि भारतीय संस्कृति जीवित है तथा वह सनातन बनी हुई है, तो इसकी जीवंतता को बनाए रखने में इस देश के गुरुओं का एक बहुत बड़ा योगदान है। देवियों व सज्जनों, हमारी संस्कृति ईश्वर की महत्ता से भी ज्यादा गुरुओं की महत्ता को स्वीकार करती है। ऐसा है हमारा यह भारत देश। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी तो यहां तक लिखते हैं कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। अर्थात भले ही कोई ब्रह्मा और शंकर के समान ही क्यों न हो, लेकिन गुरु के बिना वह भव सागर को किसी भी सूरत में पार नहीं कर सकता है। देवियों व सज्जनों, इस संस्कृति की अवधारणा तो यह है कि संसार में मनुष्य को जन्म भले ही माता पिता देते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन का सही अर्थ गुरु कृपा से ही यह प्राप्त होता है। भारत में इसी गुरुकुल परंपरा ने भारत को शिक्षा के केंद्र के रूप में सारे विश्व में स्थापित किया। आप ध्यान दीजिए कि आज से लगभग 1000-1500 साल पहले तक इस देश में कितने बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे। जहां गुरुकुल परंपरा प्रचलित थी, तक्षशिला विश्वविद्यालय से लेकर विक्रमशिला विश्वविद्यालय होते हुए नालंदा विश्वविद्यालय तक इस देश में अनेक ऐसे शैक्षणिक संस्थान थे जिन्होंने शिक्षा की ऐसी अलख जगाई थी जिसे समूचा विश्व ही दीप्तमान हो उठा था। जहां दर्शन, गणित, विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, कला आदि विद्याओं का ज्ञान भी दिया जाता था। साथियों, उसके बाद की स्थिति आप सभी जानते हैं
किस प्रकार से इस देश में शैक्षणिक गुलामी की एक लंबी श्रृंखला प्रारंभ हुई। आप लोगों ने मैकाले का नाम सुना होगा। मैकाले एक ब्रिटिश अधिकारी था जिसको ब्रिटेन से भारत इसलिए भेजा गया था ताकि वह भारतीयों को मानसिक रूप से वह गुलाम बनाया जा सके। आप कल्पना करके देखिए कि जिस भारत ने दुनिया को वेद जैसे उत्कृष्ट साहित्य दिए, मानव जीवन के गहन दर्शन पर आधारित श्रीमद् भागवत गीता और उपनिषद दिए, जिस भारतीय संस्कृति ने दुनिया को चिकित्सा विज्ञान से संबंधित चरक संहिता और सुश्रुत संहिता दिया, और जिस संस्कृति ने दुनिया को भास्कराचार्य और आर्यभट्ट जैसे संगीतज्ञ दिए, उस संस्कृति था वहां के साहित्य के बारे में मैकाले ने एक बार टिप्पणी की थी कि यूरोप की लाइब्रेरी की एक अलमारी भारत के पूरे साहित्य संग्रह से भी श्रेष्ठ है। यह बात मैकाले ने कही थी। उसके बाद एक रणनीतिक तरीके से मैकाले ने हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था का गला घोटकर एक ऐसी शिक्षा प्रणाली उसने विकसित की थी कि उसने हमारी गुरुकुल व्यवस्था को लगभग समाप्त के कगार तक पहुंचा दिया। उस दौर में भी ऐसी शैक्षणिक प्रणाली विकसित हुई जिसमें हमारे युवाओं को ऐसी शिक्षा प्रदान की गई जो इस देश की सांस्कृतिक भावना के अनुकूल नहीं थी। न जाने हमारी कितनी पीढ़ियों ने भारतीय संस्कृति को इन्फीरियर मानते हुए शिक्षा ग्रहण की। इस इन्फीरियरिटी का कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स था, एक ऐसा भाव था कि हम सिर्फ राजनीतिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी गुलामी के शिकार होते गए। विदेशी आक्रमणकारियों ने जिस शिक्षा व्यवस्था को लागू कराया उसमें भारत को हिकारत भरी नजरों से देखा गया। देवियों व सज्जनों, जब इस देश में ऐसा माहौल तैयार हुआ था, उस समय उस अंधकार के खिलाफ ज्योति जलाते हुए स्वामी दर्शनानंद जी ने इस गुरुकुल की स्थापना करके जो प्रकाश फैलाया, उससे आज तक मैं मानता हूं कि हमारी युवा पीढ़ी यह लगातार प्रकाशित हो रही है। और वर्तमान में भी यह जो समय चल रहा है तथा विदेशी संस्कृति के अंधानुकरण से समाज में जिस प्रकार के नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, उसे देखते हुए आवश्यक है कि यह सारे गुरुकुल आगे आएं और समाज में नैतिक मूल्यों का वह समावेश करें। हमें आधुनिक शिक्षा की जरूरत है, इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। देश में जो व्यवस्था चल रही है वह मॉडर्न एजुकेशन, आधुनिक शिक्षा प्रदान भी कर रही है, पर मॉडर्न नॉलेज के साथ साथ हमारी नैतिक विरासत भी सुरक्षित रहे, इसलिए नए भारत में नए गुरुकुलों का होना भी यह बहुत आवश्यक है, ऐसा मैं मानता हूं। देवियों व सज्जनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के माध्यम से, और उस समय भारत के शिक्षा मंत्री हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी थे, प्राथमिक शिक्षा से विद्यार्थियों के मन में नैतिक मूल्यों का समावेश करने के लिए कार्य प्रारंभ किया था, और हमारी उसके प्रति प्रतिबद्धता आज भी बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। देश भर के अनेक शैक्षणिक संस्थानों में नई शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है। हालांकि यह प्रक्रिया कोई छोटी प्रक्रिया नहीं है बल्कि लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि शैक्षणिक व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन अचानक से न हो सकता है न किया जा सकता है। इसलिए इस लंबी प्रक्रिया में गुरुकुल अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, और इस भूमिका का निर्माण करते हुए जिस प्रकार से पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट एक विशाल एवं श्रेष्ठ गुरुकुल की स्थापना करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वह मैं मानता हूं कि हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। देवियों व सज्जनों, आमतौर पर गुरुकुल का जिक्र आते ही हमारा ध्यान शिक्षा की प्राचीन पद्धतियों पर चला जाता है। कुछ लोग तो आज भी किसी नदी किनारे किसी कुटी में गुरु और शिष्यों की सभा को ही वह गुरुकुल समझ लेते हैं। गुरुकुलों को विशुद्ध रूप से यज्ञ और तप आदि से यह जोड़कर देखते हैं। आज भी मैं मानता हूं कि यह सब बातें सही हैं।
पर मैं मानता हूं कि गुरुकुल इनसे अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं। गुरुकुल की मॉडर्न और स्टेट ऑफ आर्ट भी हो रहे हैं, और जिस प्रकार की सोच मैं बाबा रामदेव की देखता हूं, यह भी गुरुकुल मॉडर्न भी होगा और स्टेट ऑफ द आर्ट भी होगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। यह गुरुकुल स्वयं इस बात का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसलिए अब बदलते भारत और साथ ही बदलते समय की यह मांग है कि गुरुकुल पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ स्वयं को इमर्जिंग और कटिंग एज टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भी यह आगे बढ़ाएं। और बाबा रामदेव जी से मंच पर बैठे ही मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साथ ही साथ क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि इसकी भी शिक्षा हमारे यहां दी जा रही है। यह जानकारी प्राप्त करके मुझे बेहद खुशी हुई है। न सिर्फ इस क्षेत्र में स्वयं को आगे बढ़ाएं, बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि गुरुकुल आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि टेक्नोलॉजी से भी आगे की वह सोचें। केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक अपने को सीमित न रखें, उसी की टेक्नोलॉजी तक भी ही सीमित न रखें, बल्कि वह आगे की भी सोचें और ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी तकनीक डेवलप करें जो राष्ट्र को इस सेक्टर में बाकी देशों से आगे ले जाने का काम करे, बाकी देशों से अग्रणी भारत को बनाए। और मेरी यह शुभेच्छा है कि गुरुकुल क्षेत्र में भारत के बाकी शैक्षणिक संस्थानों के लिए मार्गदर्शक की भूमिका अदा करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और आने वाले समय में गुरुकुल एक बार फिर से भारत और भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करें और भारत की नई पहचान बने, यह हमारी इच्छा है। साथियों, वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से यदि देखें तो सांस्कृतिक विकास में गुरुकुल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। जब हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना रहे हैं, जब हम उज्जैन के महाकालेश्वर धाम में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं और भव्य वहां पर मंदिर बना रहे हैं उज्जैन में महाकालेश्वर का, जब हम इस देश के सारे तीर्थ स्थलों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जब हम इस देश में भव्य राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, तो इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा ध्यान सिर्फ सांस्कृतिक स्थलों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ही है, बल्कि ये सब चीजें तो महत्वपूर्ण हैं ही, इसलिए की भी जा रही हैं, लेकिन हम इससे भी कहीं आगे की सोच रखते हैं। हम सांस्कृतिक संरक्षण यानी कल्चरल प्रिजर्वेशन से भी आगे सांस्कृतिक संवर्धन यानी कल्चरल डेवलपमेंट की दिशा में भी काम कर रहे हैं, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां इस देश की संस्कृति पर गर्व कर सकें। और मेरा विश्वास करिए, इस दिशा में इस देश के गुरुकुल अपनी बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं भविष्य में, मैं ऐसा मानता हूं। आज इस स्थान पर आकर मेरा विश्वास और अधिक पक्का हो गया है। देवी और सज्जनों, मैं इस मंच से बाबा रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी का आभार व्यक्त करता हूं। और जब मैं आपको दोनों को देखता हूं तो मुझे एक बात याद आती है। कुछ समय पहले मैंने सोशल मीडिया में एक तस्वीर देखी थी जिसमें आप दोनों के बारे में यह बताया गया था कि जब आप दोनों के पास कोई संसाधन नहीं थे तो आप खुद से जड़ी बूटियां तैयार करके कूट कूट कर जड़ी बूटियां तैयार करते थे, साइकिल से उसका यह वितरण करते थे, और वहां से जो सफर आप लोगों का शुरू हुआ वह इतनी बड़ी मंजिल तक पहुंचा है। यह अपने आप में केवल जो मौजूद हैं उन्हीं के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए, पूरे भारत के लिए यह एक प्रेरणा का स्रोत है। यह मेरी मान्यता है। यह कोई छोटी बात नहीं है। और बाबा रामदेव जी ने तो जिस प्रकार से योग को जनसुलभ बनाया है तथा इसका प्रसार किया है, वह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी मानवता की सेवा करने जैसा काम किया बाबा रामदेव ने किया है। पूरी मानवता की सेवा करने जैसा काम बाबा रामदेव ने किया है। और मैं तो दुनिया के दूसरे देशों में भी जाता हूं, वहां पर भी बहुत सारे योग करने वाले लोग,
बाबा रामदेव से अच्छी तरह परिचित हैं। साथियों, मैं जानता हूं कि इस देश में अनेक लोगों ने कई छोटे बड़े रोगों के उपचार में बाबा रामदेव के द्वारा सिखाए गए योग का सहारा भी लिया है, विदेशों में भी ले रहे हैं। तो आप देखिए कि ज्ञान का उद्गम एक जगह हो रहा है, लेकिन इसका प्रसार कई जगह पर हमें दिख रहा है। पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट उत्तराखंड की पहाड़ियों में भले ही ये स्थित है, लेकिन इसके द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों के लाभार्थी हमें भारत के सुदूर इलाकों में भी देखने को मिलते हैं। सिर्फ भारत ही क्यों, दुनिया के अनेक भागों में आपके कार्यक्रमों के लाभार्थी हमें मिलते हैं। भारत के कई घरों में मैं जानता हूं सुबह सुबह आप टेलीविजन पर बाबा रामदेव के द्वारा सिखाए गए योग के कार्यक्रमों को भी आप देखते ही होंगे, न देखते हों तो देख सकते हैं। देवियों सज्जनों, यहां तक योग का प्रश्न है, वैसे तो यह बहुत गूढ़ विद्या है, बड़ी कठिन चीज है, लेकिन उसको जिस सरलता से जनमानस तक बाबा रामदेव पहुंचा रहे हैं वह अपने आप में प्रशंसनीय है। और देवियों सज्जनों, बाबा रामदेव जी को इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं। बाबा रामदेव जी ने सैकड़ों वर्ष पुरानी हमारी योग परंपरा को व्यवहारिक रूप में जिस तरीके से जनमानस के सामने रखा है वह कोई छोटा काम नहीं है। हालांकि योग की विद्या हमारे यहां तो सदियों पुरानी है, लेकिन आक्रांताओं के प्रभाव के कारण एक समय ऐसा भी आया कि इसका ज्ञान लगभग लुप्त प्राय हो चुका था। पर आज तो बताते हैं कि लोग घर और पार्क में तो योग करते ही हैं, बस, ट्रेन, मेट्रो और जहाज में भी बैठे बैठे ध्यान करते रहते हैं। ऐसे लोगों को भी हमने देखा है। या फिर अपने नाखूनों को आपस में रगड़कर अपने बालों को काला करने की वो कोशिश भी करते हैं। और मैं बाबा रामदेव से यह भी पूछने वाला हूं कि यदि नाखूनों को रगड़कर यदि बाल काले किए जा सकते हैं तो क्या नाखूनों को रगड़कर बाल सिर पर फिर से उगाए जा सकते हैं कि नहीं? इसकी विधा आपके पास है या नहीं? उसके लिए केश कांति बना दिया है, आपको गिफ्ट में देंगे। अच्छा साथियों, यह कोई छोटी बात नहीं है। अपने आप में मैं मानता हूं जो भी बाबा रामदेव कर रहे हैं वो अपने में क्रांति है, क्रांति है। और इसलिए यह बाबा रामदेव जी की विशेष क्षमता है कि उन्होंने इतनी पुरातन व्यवस्था को आधुनिक समाज के हिसाब से मॉडिफाई करके, परिवर्तन करके जनता तक पहुंचाया है। देवियों और सज्जनों, आज योग भारत के घर घर तक पहुंचा है, तो उसमें बाबा रामदेव का बहुत बड़ा योगदान है। बाबा रामदेव का मैं पुनः आपका अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूं। कई बार आपने लोगों के मुंह से यह कहते हुए भी सुना होगा कि अकेला आदमी परिवर्तन नहीं ला सकता, एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। लेकिन बाबा रामदेव इस मुहावरे के विपरीत कार्य करते हुए अकेले योग के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं। और साथियों, हम भारतवासी जिस भी दर्शन या वस्तु का प्रतिपादन या निर्माण करते हैं तो वह हम सिर्फ अपने लिए नहीं करते हैं, बल्कि हम पूरी मानवता के लिए करते हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है कि इस अवधारणा पर चलने वाले लोग हैं। हमारे लिए पूरी दुनिया एक परिवार है। हम यदि अपने परिवार के कल्याण के लिए किसी दर्शन का प्रतिपादन करते हैं तो इसका पेटेंट करवा कर हम नहीं रखते कि इस दर्शन का प्रतिपादन हमने किया है, इसलिए यह हमारे लिए इसका प्रयोग होगा, परिवार के लिए होगा, हमारे देश के लिए होगा। ऐसा हम पेटेंट करा कर नहीं रखते हैं। और न ही हम योग के लाभार्थियों से कोई पैसे चार्ज करते हैं। हमारा तो पूरा विपुल ज्ञान भंडार है, हमारा तो पूरा विपुल ज्ञान भंडार है। समझ जो भी हमारा ज्ञान भंडार है वह सारा विश्व को समर्पित है। आज हर वर्ष आज हर वर्ष 21 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है।
और आप जानते हैं, इस बात को मैं दोहराना नहीं चाहता, संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से इस योग को मान्यता दिलाई है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए बहनों भाइयों वह कम है। जो योग केवल भारत तक ही सीमित समझा जाता था, आज पूरी दुनिया उसे न केवल स्वीकार कर रही है बल्कि अपने दैनिक जीवन का उसे हिस्सा बना रही है। अंत में मैं आप लोगों से अपने मन की बात भी कहना चाहता हूं। आप सब तो जानते ही हैं कि देव भाषा संस्कृत का हमारे साहित्य में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। योग जैसा महत्वपूर्ण दर्शन भी महर्षि पतंजलि ने संस्कृत में ही लिखा था। भारत में जो विशाल गुरु परंपरा रही है, उनका भी संस्कृत के संवर्धन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन साथ ही साथ संस्कृत से एक चिंताजनक बात यह भी जुड़ी रहती है कि इसको पढ़ने, लिखने व बोलने वाले लोग लगातार हमारे देश में और दुनिया में कम होते जा रहे हैं। देव भाषा की यह स्थिति देखकर कभी कभी मन व्यथित होता है, मन को बहुत पीड़ा भी होती है। इसलिए आप सभी आचार्यों व गुरुओं के बीच मैं एक सामान्य व्यक्ति के रूप में एक सुझाव रखना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप योग जैसी कठिन विधा को भी इतनी सुलभता के साथ जनता को बाबा रामदेव आप लोग पहुंचा रहे हैं, उसी प्रकार आप देव भाषा संस्कृत के संबंध में भी कोई प्रयास करें। और मुझे पूरा विश्वास है यदि आपकी तरफ से प्रयास होगा तो उसमें आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी ही मिलेगी। संस्कृत कोई सामान्य भाषा नहीं है, संस्कृत यह वैज्ञानिक भाषा है। अब मैं इसकी विशेषताओं पर विस्तार में जाकर चर्चा करने का कोई इस समय औचित्य नहीं समझता हूं, लेकिन संस्कृत भाषा का बहुत ही महत्व है। दुनिया के कई ऐसे प्रकांड विद्वान हैं जिन्होंने कि केवल मनुष्य को ही समझने के लिए नहीं, केवल किसी देश को समझने के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी प्रकृति और पूरे होल यूनिवर्स को, पूरी सृष्टि को समझने के लिए उन्होंने संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश के गुरुकुल ऐसी भूमिका निभाएंगे जो देश के बाकी शैक्षणिक संस्थानों के लिए वह अनुकरणीय बनेंगे। मैं पुनः स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय को उसके 118 वर्ष पूरे होने पर अपनी हार्दिक बधाई देता हूं और मैं पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को, विशेषकर स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी को हार्दिक बधाई देता हूं कि जिस संगठन में और जिस काम में, यह देखिए संयोग, बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, यानी जिस संगठन और जिस काम में राम जी और कृष्ण जी स्वयं संलग्न हो, उस कार्य की सफलता पर भला कोई संदेह कैसे कर सकता है। मैं आपके गुरुकुल के इस पवित्र प्रोजेक्ट के लिए अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और अंत में यहीं पर अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं और आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण दिन पर इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुझे आमंत्रित किया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन श्रद्धेय राजनाथ जी का। और अब क्योंकि कार्यक्रम